ईरान के साथ युद्ध विराम तोड़कर अमेरिका ने दुनिया में आर्थिक अस्थिरता की वापसी करा दी है। दूसरी तरफ अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने अपनी कार्रवाई का रुख उस गैंग की तरफ कर दिया है जिसकी दहशत भारत, अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में है। इस गैंग का नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। आखिर एफबीआई के टारगेट पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्यों है, ये समझने के लिए आपको अमेरिका से आया एक बड़ा अपडेट देखना चाहिए। एफबीआई ने संगठित अपराध के खिलाफ एक कथित अभियान शुरू किया है। इस अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन हार्डवॉल। अभियान के तहत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। लॉरेंस के साथ ही साथ एक और गैंगस्टर गोल्डी बराड के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। एफबीआई ने लॉरेंस और गोल्डी को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोषी माना है। इस अभियान के तहत कुल 37 भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एफबीआई ने कैलिफोर्निया से 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हमारा पहला मुकदमा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ है। ये एक इंटरनेशनल गैंग है जिसके हजारों सदस्य हैं। ये लोग भारत से ऑपरेट करते हैं। लॉरेंस समेत इस गैंग के 7 सदस्यों के खिलाफ मुकदमे किए गए हैं। इनमें गोल्डी, बराड और रोहित गोदारा भी शामिल है। गोल्डी बराड उत्तरी अमेरिका में सक्रिय है, जबकि रोहित गोदारा ब्रिटेन से पैसे की उगाही का धंधा करता है। एफबीआई का दावा है कि वो अमेरिका की धरती पर संगठित अपराध के खिलाफ अभियान चला रही है। अमेरिकी जांच एजेंसी ने लॉरेंस और गोल्डी को निज्जर की हत्या का दोषी भी मान लिया है। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जिस कनाडा की धरती पर निज्जर मारा गया, उस कनाडा की सरकार उसको ये स्वीकार कर चुकी है कि निज्जर की हत्या का कोई भारतीय कनेक्शन नहीं था। सोचिए, अमेरिका क्या कह रहा है। जिस देश में निज्जर की हत्या हुई, वो देश कह रहा है कि इसमें कोई भारतीय कनेक्शन नहीं था। तो फिर एफबीआई को निज्जर की हत्या में भारत में कैद गैंगस्टर्स का हाथ क्यों नजर आया? दूसरा बड़ा सवाल ये कि निज्जर वर्ष 2023 में मारा गया था। फिर 3 साल बाद जाकर एफबीआई ने भारत में मौजूद गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया? और सबसे बड़ा सवाल एफबीआई के दावे और दर्ज किए गए मुकदमों में मौजूद है। एफबीआई का दावा है कि ऑपरेशन हार्डवॉल का मकसद अमेरिका, कनाडा और यूरोप में मौजूद संगठित क्राइम नेटवर्क को तोड़ना है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कई गैंग्स मौजूद हैं, लेकिन एफबीआई ने जिन 37 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, वो या तो भारतीय नागरिक हैं या फिर उनके परिवार भारतीय मूल के हैं। है ना अजीब बात? एफबीआई के इस लंबे चौड़े अभियान में सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकता या मूल वाले गैंगस्टर्स ही अमेरिका के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर एफबीआई ने एक और बड़ा बयान दिया। आगे बढ़ने से पहले इस बयान को सुनना भी बेहद जरूरी है। चार्जोई अभियोजन का यह भी आरोप है कि लॉरेंस गैंग लॉस एंजलिस में कोकीन की सप्लाई करते हैं। इन्होंने दूसरे गैंग्स के भी नशीले पदार्थों की चोरी की है। एफबीआई के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजलिस में लॉरेंस गैंग कोकीन का बड़ा सप्लायर बन गया है। चलिए अमेरिकी एजेंसी के इस दावे की भी पड़ताल कर लेते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लॉस एंजलिस में सबसे ज्यादा कोकीन की सप्लाई मैक्सिको का सिनोला गैंग करता है। पिछले साल इस गैंग के सदस्यों से 7,000 किलो कोकीन बरामद किए गए थे। दूसरे नंबर पर जेलिस्को नोएवा नाम का गैंग आता है। तीसरे नंबर पर लॉस एंजलिस का स्थानीय गैंग एंथेटेट स्ट्रीट है। कोकीन सप्लाई करने के मामले में ब्लड एंड क्रिप्स नाम का गैंग चौथे नंबर पर है। ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये अमेरिकी सरकार की आधिकारिक जानकारी है। इसके बावजूद एफबीआई को कोकीन की तस्करी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग नजर आता है। मित्रों, यहाँ हम एक बात साफ कर देते हैं। हमारे विश्लेषण का मकसद लॉरेंस बिश्नोई का बचाव करना नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है जो सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। हमारा मकसद अमेरिकी जांच एजेंसी की इस कार्रवाई और इरादों को डिकोड करना है ताकि ये पता चल सके कि आखिर एफबीआई की जांच का निशाना सिर्फ भारतीय गैंगस्टर्स की तरफ ही क्यों ताना गया। एफबीआई ने अपनी जांच में पंजाब पुलिस के एक अफसर को भी रंगदारी वसूलने और धमकाने का आरोपी बनाया है। एफबीआई ने जांच के लिए इस अफसर के प्रत्यार्पण की मांग भी की है। यहाँ आपको जानना चाहिए, भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1998 से प्रत्यार्पण संधि है। इस संधि के तहत कई आरोपियों का प्रत्यार्पण भी हुआ है। तो क्या हत्या और तस्करी के आरोप लगाकर एफबीआई लॉरेंस बिश्नोई का भी प्रत्यार्पण चाहती है? संधि के आधार पर लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यार्पण किया जा सकता है, लेकिन लॉरेंस के ऊपर भारत में ही कई मुकदमे चल रहे हैं। अधिकतर मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज किए गए हैं, यानी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक लॉरेंस के प्रत्यार्पण की संभावना ना के बराबर है। इस तथ्य से एक नया प्रश्न खड़ा होता है, जब लॉरेंस पहले से ही जेल में है, लॉरेंस पर भारत में भी मुकदमे चल रहे हैं, तो उसके प्रत्यार्पण से अमेरिका को क्या हासिल होगा? इस सवाल का ठोस और सही जवाब एफबीआई के पास ही होगा। लेकिन भारत में एक ऐसा किरदार मौजूद है जिसे एफबीआई के इरादों से जोड़ा जा सकता है। ये किरदार है मैथ्यू वॉन डाइक नाम का वो अमेरिकी नागरिक जो भारत में आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहा है। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैथ्यू वॉन डाइक को 13 मार्च को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। मैथ्यू के साथ 6 यूक्रेनी नागरिक भी पकड़े गए थे। मैथ्यू समेत यूक्रेनी नागरिकों पर पूर्वोत्तर में भारत विरोधी गुटों को ड्रोन और हथियारों की ट्रेनिंग देने का आरोप है। फिलहाल एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। यहाँ आपको जानना चाहिए कि मैथ्यू को लेकर अमेरिका की सरकार और सिस्टम की क्या दिलचस्पी हो सकती है। मैथ्यू वॉन डाइक पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करने के आरोप लग चुके हैं।
मैथ्यू खुद को एक फिल्म निर्माता बताता है, लेकिन वो अफ्रीका में हथियारबंद गुटों को ट्रेनिंग देने में शामिल रहा है। वर्ष 2011 में मैथ्यू को लीबिया में विद्रोही गुटों को ट्रेनिंग देने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। उस दौर में ओबामा सरकार ने मैथ्यू की रिहाई के लिए कोशिश भी की थी। भारत में भी मैथ्यू के लिए अमेरिकी दूतावास ने काउंसलर एक्सेस मांगा था। एक ऐसा व्यक्ति जो वीज़ा का दुरुपयोग करके भारत में घूम रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर भारत विरोधी साजिश में शामिल होने का इल्ज़ाम है। अगर ऐसे किरदार के लिए अमेरिकी काउंसलर एक्सेस मांगता है तो इसका मतलब साफ है कि मैथ्यू के साथ कोई ना कोई अमेरिकी हित जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि भारतीय गैंगस्टर्स के खिलाफ अचानक आरोप तय करके अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है और किसी भी तरह मैथ्यू की रिहाई कराना चाहता है। अमेरिका भले ही अपने दांव पे चल रहा हो, लेकिन सच यही है कि मैथ्यू के मुद्दे पर भारत सरकार और एजेंसियां सख्त रुख अपनाए हुए हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश की एक एक परत को खोला जा रहा है। अमेरिकी खुफिया तंत्र की ऐसी ही करतूतों को लेकर CIA के पूर्व निदेशक माइक पंपियो ने एक बात कबूली थी। CIA से रिटायर होने के बाद पंपियो ने कहा था, जब मैं CIA का निदेशक था तब हम झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, यहाँ तक कि चोरी भी करते थे। इस किस्म के दाव पेचों के लिए CIA ने बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किए हुए हैं।